हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लुसेंट सामान्य ज्ञान और जिसमें लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 32। शेरशाह सूरी और अकबर के इतिहास के बारे में बात करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस के बारे में एक एक करके बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था बाबर और हुमायूं का संपूर्ण इतिहास। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हुमायूं का जो मृत्यु है वो कब हुई थी। तो आपको ये जो है सन याद रखना है 1556 ईस्वी में। कैसे हुई थी? एक लाइब्रेरी थी दीन पनाह भवन में, उसकी सीढ़ियों पर से हुमायूं गिर गए थे जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। एक पुस्तक है हुमायूं नामा। तो हुमायूं नामा पुस्तक की रचना जो है किसने की थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना होगा। गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने? गुलबदन बेगम ने। और हुमायूं जो है वो किस में विश्वास करते थे? वो विश्वास करते थे ज्योतिष में। ठीक है, तो यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था। आज हम शेरशाह सूरी के शासनकाल से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे? अकबर के संपूर्ण इतिहास के बारे में बात करने वाले हैं। जो क्वेश्चंस आपको लुसेंट में नहीं मिलते वो वीडियो में यहाँ पर मिल जाएंगे, जिससे कि आपका जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो बहुत अच्छे से हो सके। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन याद रखना है कि शेरशाह सूरी का जो शासनकाल रहा वो कब से कब तक चला था। तो 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। कुल 5 वर्ष इनका शासनकाल चला था। शेरशाह सूरी ने एक वंश की स्थापना की थी जिसका नाम था सूर राजवंश, यानी कि सूर वंश। तो सूर वंश के संस्थापक कौन थे? वो थे शेरशाह सूरी, जिनका जन्म हुआ था 1472 ईस्वी में बजवाड़ा यानी कि होशियारपुर। होशियारपुर जो है वर्तमान में बजवाड़ा को कहा जाता है। इनके पिता का नाम था फरीद खां और इनके बचपन का नाम था फरीद खां और इनके पिता का नाम था हसन खां। तो यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं। जैसे शेरशाह सूरी का शासनकाल 1540 से 1545 तक रहा। शेरशाह सूरी जो है किस वंश के संस्थापक थे? सूर राजवंश के संस्थापक। इनका जन्म जो है कब हुआ था? 1442 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ? होशियारपुर, जो कि बजवाड़ा पहले कहा जाता था। इनके बचपन का नाम फरीद खान और इनके पिता का नाम हसन खान था। इनको आपको याद रखना है। अब देखिएगा, जब इनके बचपन का नाम फरीद खान था तो इनका नाम शेरशाह कैसे पड़ा? तो याद रखें, फरीद खां की एक उपाधि थी शेर खां, और शेर खां उपाधि प्रदान करने वाले कौन थे? मोहम्मद बहार खान लोहानी। मोहम्मद बहार खान लोहानी ने शेर खां की उपाधि फरीद खां को प्रदान की थी। और किस लिए प्रदान की थी? तो फरीद खान ने अपने बचपन में एक शेर को अपनी तलवार से एक ही वार में मार गिराया था, और इस बहादुरी से प्रसन्न होकर मोहम्मद बहार खान लोहानी ने इनको शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। ये आपको याद रखना है। तो फरीद खां की उपाधि शेर खान। अब मोहम्मद बहार खान लोहानी कौन थे? तो बिहार का एक अफगान शासक था जिसका नाम मोहम्मद बहार खान लोहानी था, जिसने फरीद खां को शेर खान की उपाधि प्रदान की। अब यहाँ पर हम जिक्र कर लेते हैं घाघरा युद्ध का, जो हमने लास्ट वीडियो में भी जिक्र किया था। यहाँ पर इसका जिक्र क्यों किया गया? क्योंकि शेर खां का जिक्र यहाँ पर एक बार आ जाता है। कैसे? घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ। किस किस के बीच हुआ था? बाबर और महमूद लोदी के बीच घाघरा का युद्ध हुआ, और बाबर की जो है इस युद्ध में विजय हुई थी जिसमें महमूद लोदी हार गया। शेरशाह बिलग्राम युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, इसको आप याद रखेंगे। लेकिन शेर खां का जिक्र जो है घाघरा के युद्ध में भी आता है कि महमूद लोदी की मदद घाघरा के युद्ध में किसने की थी? महमूद लोदी की मदद जो की थी घाघरा के युद्ध में वो की थी शेर खां ने, यानी कि शेर खां जो है महमूद लोदी की तरफ से लड़ा, लेकिन बाबर से महमूद लोदी फिर भी हार गया था। शेर खां जो है बिलग्राम युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा, और बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में। लेकिन बिलग्राम के युद्ध को कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है। अभी हम इसकी जो है चर्चा करेंगे। एक युद्ध है जिसको बोला गया चौसा का युद्ध। इसका आपको समय याद रखना है। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में।
किस किस के बीच हुआ था? हुमायूं और शेर खां के बीच में। हुमायूं और शेर खां के बीच में एक युद्ध हुआ जिसका नाम चौसा का युद्ध, और चौसा के युद्ध में हुमायूं जो है शेर खां से हार गया था, मतलब शेर खां की इसमें विजय हुई थी। इसके बाद जिसकी हम बात कर रहे थे, बिलग्राम का युद्ध, जिसको कहा गया कन्नौज का युद्ध, ये हुआ था हुमायूं और शेर खां के बीच में। हुमायूं और शेर खां के बीच में ये युद्ध हुआ था जिसमें हुमायूं की फिर से हार हुई थी। ठीक है, हुमायूं की हार हुई थी जो कि 1540 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखिएगा, कन्नौज का युद्ध क्या कहलाता है? तो बिलग्राम का युद्ध या फिर कन्नौज का युद्ध दोनों एक ही है, जो कि 1540 ईस्वी में हुए, हुमायूं की जिसमें हार हुई थी। शेरशाह का अंतिम आक्रमण जो है कौन सा आक्रमण है, या फिर ये क्वेश्चन आ जाता है कि शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कौन सा है? तो कलिंजर का अभियान शेरशाह का अंतिम अभियान कहलाता है। इसको आप हमेशा याद रखेंगे, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि शेरशाह का अंतिम अभियान कौन सा है? कलिंजर का अभियान। और कलिंजर पर शेरशाह ने कब आक्रमण किया? तो ये कलिंजर का अभियान है 1545 ईस्वी का, जहां से इसका जो है शासनकाल खत्म होता है। और क्यों किया था, यानी कि शेरशाह ने कलिंजर पर आक्रमण क्यों किया? क्योंकि कलिंजर का राजा कौन था? कीरत सिंह। कीरत सिंह उसकी एक दासी थी जिसको वह हासिल करना चाहता था, उसी के लिए शेरशाह ने कलिंजर पर आक्रमण कर दिया। कब किया था? 1545 में, और यही इसका आक्रमण अंतिम आक्रमण कहलाया, जो कि कलिंजर का आक्रमण यानी कि कलिंजर का अभियान था। कलिंजर के युद्ध में जो है शेरशाह की मृत्यु हो गई थी, और वो कब हुई? 22 मई 1545 ईस्वी को। कैसे हुई थी? शेरशाह जो है एक अस्त्र चला रहा था जिसका नाम था उक्का। क्या नाम था? उक्का। और उक्का क्या था? एक आग्नेयास्त्र है, यानी कि आग का एक अस्त्र था जो कि शेरशाह सूरी उस टाइम पर इस्तेमाल कर रहा था। और जहां पर शेरशाह खड़ा हुआ था वहां पर जो है बारूद का ढेर था, यानी कि जहां से वो अस्त्र चला रहा था वहां पर बारूद का ढेर था, और उसी बारूद के ढेर के फटने से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। यानी कि बारूद से जो है आग पकड़ी, और आग पकड़ने पर वो ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने पर शेरशाह सूरी की वहां पर मृत्यु हो गई। उसका अस्त्र का नाम क्या था? उक्का। और उक्का क्या है? एक आग्नेय अस्त्र है जो कि बारूद के जो है आग लगने से वहां पर ब्लास्ट होकर शेरशाह की मृत्यु हो गई। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? तो सासाराम में शेरशाह का मकबरा है, और एक झील के बीच ऊंचे टीले पर यह बना हुआ है जहां पर शेरशाह का मकबरा था। क्वेश्चन क्या आता है? शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? तो सासाराम में, और कहाँ पर? एक झील है उसके ऊंचे टीले पर ये बना हुआ है। इसके बाद बात करते हैं रोहतासगढ़ का किला किसने बनवाया? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया। रोहतासगढ़ का किला जो है वो किसने बनवाया? तो रोहतासगढ़ का किला बनवाया था शेरशाह ने। इसको आप याद रखेंगे। शेरशाह ने एक मस्जिद और बनवाई थी जिसका नाम है किला एक कोहना। किला एक कोहना मस्जिद ये किसने बनवाई थी? शेरशाह ने। और ये मस्जिद कहाँ पर है? ये मस्जिद है दिल्ली में। तो नाम याद रखिएगा, किला एक कोहाना, ये मस्जिद कहाँ पर है? दिल्ली में है, जिसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया। अब एक काम और किया था इन्होंने कि भूमि के माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज या फिर बोले गजे सिकंदरी का प्रयोग किसने किया था? वो प्रयोग किया था शेरशाह ने। किसके लिए? भूमि को मापने के लिए। एक क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है कि 178 ग्रेन चांदी और 380 ग्रेन तांबे के दाम किसने चलवाए थे? तो वो है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने 178 ग्रेन चांदी और 380 ग्रेन तांबे के दाम चलवाए थे। इसको आपको याद रखना है। सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि काबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की? काबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी शेरशाह ने। किसने? शेरशाह ने। और पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किसने किया? वो किया था शेरशाह ने। और कब किया था? 1541 ईस्वी में। तो शेरशाह के शासनकाल के ये जो क्वेश्चन है वो आपको हमेशा याद रखने हैं, जिससे कि आपको
एग्जाम में कोई भी परेशानी ना हो। इसके बाद क्वेश्चन कौन सा याद रखना है कि मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे, यानी कि किसके शासनकाल में थे, तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में ही मलिक मोहम्मद जायसी थे। डाक प्रथा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था, तो डाक प्रथा का प्रचलन किया गया था शेरशाह द्वारा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया। डाक प्रथा का प्रचलन किसके द्वारा, शेरशाह के द्वारा। और एक रोड है जिसका नाम है ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रेड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड जिसको कहा जाता है, उसकी मरम्मत किसने करवाई, शेरशाह सूरी ने करवाई। यानी कि शेरशाह सूरी रोड, या फिर बोल सकते हैं उसको जीटी रोड, जिसको ग्रेड ट्रंक रोड भी बोला जाता है। तो इसको आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी जानते हैं कि जीटी रोड से क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि शेरशाह सूरी से संबंधित है। अब यहाँ पर शेरशाह सूरी के जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पर देखे। अब स्टार्ट करते हैं अकबर को। अकबर जो है बहुत ही ज़्यादा जो है मतलब अपने शासनकाल में क्वेश्चन रखने वाला है, जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी में मिलते हैं। कैसे, याद रखिए। अकबर का जो शासनकाल है वो कब से कब तक रहा, वो रहा 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक। कब से कब तक, 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक अकबर का शासनकाल रहा। एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पहले बना था जिसको कहा गया था अकबर का पूरा नाम क्या है। अकबर का पूरा नाम क्या था, तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो है अकबर का पूरा नाम था। और अकबर के बचपन का नाम आपको याद रखना है, क्या नाम था, जलाल। यहाँ से ये दो क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए, जो कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो है गलत करके आ जाते हैं। लेकिन अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। जैसे अकबर का शासनकाल कब से कब तक, 1556 से 1605 ईस्वी तक। अकबर का पूरा नाम क्या था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। और बचपन का नाम था जलाल। क्या नाम था, जलाल। अकबर का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, वो हुआ था राणा बीरसाल के महल में। राणा बीरसाल के महल में इनका जन्म हुआ। और राणा बीरसाल का महल कहाँ पर है, अमरकोट यानी कि राजस्थान में। अमरकोट कहाँ पर पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। और जन्म कब हुआ था, 1542 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। अकबर के पिता का नाम क्या था, अकबर के पिता का नाम था हुमायूं। क्या नाम था, हुमायूं, जो कि बिलग्राम के युद्ध के बाद जो है वहाँ से भाग गए थे। कहाँ पर भाग गए थे, ये भाग गए थे राजस्थान, यानी कि अमरकोट बीरसाल के महल में। बीरसाल ने इनको जो है शरण दी थी। और यहाँ पर इनका एक पुत्र हुआ जिनका नाम था अकबर। अकबर की माता का नाम क्या था, हमीदा बानो। क्या नाम था, हमीदा बानो बेगम। याद रखिएगा, हमीदा बानो बेगम जो है किसकी माता का नाम था, अकबर की माता का नाम, जो कि हुमायूं की पत्नी थी। हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर जो है गद्दी पर बैठता है। तो अकबर का जो राज्याभिषेक होता है वो कहाँ और कब होता है, तो अकबर का राज्याभिषेक कहाँ और कब हुआ, 1556 ईस्वी में। मात्र 14 वर्ष की उस टाइम पर अकबर की आयु थी, जो कि उसका राज्याभिषेक हो जाता है। कहाँ पर, कालानौर। कहाँ पर, कलानौर। और कलानौर कहाँ पर पड़ता था, पंजाब में पड़ता था। तो याद रखिएगा, इनका जन्म हुआ 1542 ईस्वी में। 1542 ईस्वी में राज्याभिषेक हो गया 1556 ईस्वी में। यानी कि कुल कितनी वर्ष की आयु, 14 वर्ष की आयु थी इनकी जब इनका राज्याभिषेक हुआ। इतनी कम उम्र की आयु में अगर एग्जैक्ट टाइम लगाएं तो जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। गद्दी पर कब बैठा, 14 फरवरी 1556 ईस्वी में। यानी कि कुल जो टोटल एग्जैक्ट इनकी उम्र थी 13 वर्ष 4 माह। 13 वर्ष 4 माह की आयु में इनका राज्याभिषेक हो गया, यानी कि इतनी कम उम्र की आयु में। अकबर के गुरु कौन थे, यानी कि इनके शिक्षक का नाम क्या था, अब्दुल लतीफ़। क्या नाम था, अब्दुल लतीफ़। और अब्दुल लतीफ़ जो है एक ईरानी विद्वान थे। ठीक है, ईरानी विद्वान थे अब्दुल लतीफ़, जो कि अकबर के शिक्षक कहलाए और अकबर का संरक्षक
कौन था? अकबर का संरक्षक था बैरम खां, यानी कि अकबर की रक्षा करने वाला कौन था? बैरम खां था। जहाँ पर भी अकबर युद्ध लड़ने जाता था वहीं पर उनके साथ बैरम खां जाता था। अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां को उपाधि प्रदान की खान ए खाना की। तो याद रखिएगा क्वेश्चन कैसे बनता है कि खान ए खाना किसकी उपाधि है? बैरम खां की। और ये उपाधि बैरम खां को किसने प्रदान की थी? ये प्रदान की थी अकबर ने। ठीक है। इसके बाद अकबर की प्रथम पत्नी का नाम क्या था? तो नाम था रुकैया बेगम। क्या नाम था? रुकैया बेगम। और रुकैया बेगम कौन थी? हिंदाल की पुत्री थी, जिसका नाम था रुकैया बेगम, जो कि अकबर की पत्नी कहलाई। ठीक है। अब देखिएगा, मुगल शासक ऐसा कौन था जो कि निरक्षर था? निरक्षर का मतलब होता है बिना पढ़ा लिखा। तो वो अकबर ही था जो कि मुगल शासकों में ऐसा शासक था जो कि निरक्षर था, यानी कि बिना पढ़ा लिखा था। अकबर के शासनकाल में बैरम खां ने कहाँ विजय प्राप्त की? तो मालवा और ग्वालियर में अकबर के शासनकाल में बैरम खां ने विजय प्राप्त की थी मालवा और ग्वालियर में। याद रखिए, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जो कि 1556 ईस्वी में हुआ। और पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इसको आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि पानीपत का पहला और दूसरा युद्ध जो है वो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और दूसरा युद्ध हुआ अकबर और हेमू के बीच में 1556 ईस्वी में। इसके बाद क्वेश्चन क्या बनता है? अकबर ने 1560 ईस्वी में बैरम खां के खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने के बाद अकबर से बैरम खां को जो है हार का सामना करना पड़ा। और बैरम खां को हराने के बाद अकबर जो है बैरम खां को एक सलाह देता है कि मक्का की यात्रा पर आप चले जाइए, मक्का की यात्रा पर आप चले जाइए, वरना ये देश ही छोड़ दीजिएगा। यानी कि अकबर ने जो है बैरम खां के खिलाफ विद्रोह कर दिया 1560 ईस्वी में। और 1560 ईस्वी में जब विद्रोह कर दिया तो बैरम खां से युद्ध में जो है वो जीत गए, यानी कि बैरम खां को हार का सामना करना पड़ा। और अकबर ने बैरम खां को क्या कहा कि या तो आप मक्का की यात्रा पर चले जाइए या फिर आप देश को छोड़ दीजिएगा। तो बैरम खां को कहाँ का रास्ता अपनाना पड़ा? ये मक्का की यात्रा पर निकल गए। मक्का की तीर्थ यात्रा पर जब ये गए तो उसी दौरान जो है पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां आता है और बैरम खां की हत्या कर देता है। बैरम खां की हत्या जो है पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां के द्वारा की गई थी, जब मक्का की तीर्थ यात्रा पर बैरम खां थे वो निकले थे। अब ये जो पाटन स्थान है ये कहाँ पर पड़ता है? ये गुजरात में ही पड़ता है। मतलब क्या है कि अकबर के जो संरक्षक थे बैरम खां, उन्हीं के खिलाफ 1560 ईस्वी में अकबर जो है विद्रोह कर देता है। और विद्रोह में युद्ध होता है जिसमें बैरम खां को हारना पड़ता है। बैरम खां जब हार गया तो अकबर ने उनको मक्का की यात्रा या फिर देश को छोड़ने की सलाह दी। तो बैरम खां ने अकबर की एक बात मानी कि वो मक्का की यात्रा पर जाएगा। जब वो मक्का की यात्रा पर निकला तो गुजरात में जब पाटन नामक स्थान पर पहुंचा तो वहां पर मुबारक खां आता है और बैरम खां की हत्या कर देता है। उसके बाद क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि किस सूफी संत के दर्शन हेतु अकबर उसके दरबार अजमेर जाया करते थे? तो वो कौन से सूफी संत थे जिनके दर्शन के लिए अकबर अजमेर जाया करते थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ऐसे सूफी संत थे जिनके दर्शन के लिए अकबर उनके दरबार में जाया करते थे। और कहाँ पर? अजमेर में। अकबर ने अपनी राजधानी जो है कहाँ पर बनाई थी? तो अकबर ने अपनी राजधानी गद्दी पर बैठने के बाद आगरा को चुना। और याद रखिए
एक नगर की उन्होंने स्थापना की जिसका नाम था फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी, तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसके द्वारा की गई? अकबर के द्वारा की गई 1571 ईस्वी में। पहले उनकी राजधानी थी आगरा। अब जब फतेहपुर सीकरी स्थान की स्थापना अकबर ने कर दी तो 1571 ईस्वी में ही उन्होंने अपनी राजधानी को बदल कर कहाँ पर कर दिया? फतेहपुर सीकरी को कर दिया। तो फतेहपुर सीकरी जो है अकबर की राजधानी बन गई, जो कि 1571 में बदल कर की गई थी। 1562 ईस्वी में जो है अकबर ने दास प्रथा का अंत किया, और दास प्रथा का अंत करने के बाद उसके तुरंत एक साल बाद क्या किया? अकबर ने तीर्थ यात्रा पर जो कर लगे हुए थे, तीर्थ यात्रा पर जो कर लगा हुआ था उसको भी हटा दिया। यानी कि क्वेश्चन क्या बनता है कि तीर्थ यात्रा पर लगे हुए कर को किस मुगल शासक ने हटाया? वो था अकबर। और कब हटाया? 1563 ईस्वी में। एक कर का और हमने जिक्र किया था जिसका नाम था जजिया कर। जजिया कर किसने समाप्त किया? जो ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसने जजिया कर समाप्त किया? वो था अकबर, और ये काम किया 1564 ईस्वी में। अब अकबर का सेनापति कौन था? इस नाम को आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो अकबर का सेनापति था मान सिंह। क्या नाम था? मान सिंह। और अकबर के द्वारा सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए कब और किस धर्म की स्थापना की गई? तो 1582 में एक दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की गई, जिसमें अकबर के द्वारा सभी धर्मों के सामंजस्य को स्थापित करने की कोशिश की गई थी। उसका नाम था दीन ए इलाही। और दीन ए इलाही धर्म जो है ये कब स्थापित किया गया? 1582 ईस्वी में। और याद रखिएगा, दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला एकमात्र हिंदू कौन था? तो एकमात्र हिंदू कौन? बीरबल। क्या नाम था? बीरबल, जिसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था। और दीन ए इलाही धर्म किसके द्वारा स्थापित किया गया? अकबर के द्वारा 1582 ईस्वी में। एक स्थापना अकबर के द्वारा और है जिसका नाम है इबादत खाना। इबादत खाना की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अकबर के द्वारा की गई थी। कब की गई? 1578 ईस्वी में। और कहाँ पर की गई? ये फतेहपुर सीकरी में की गई। तो एक ही लाइन में आपको 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं। पहला क्वेश्चन, इबादत खाने की स्थापना किसके द्वारा की गई? इबादत खाने की स्थापना की गई अकबर द्वारा। कब की गई? 1578 ईस्वी में। और कहाँ पर की गई? फतेहपुर सीकरी में इसकी स्थापना की गई थी। एक क्वेश्चन बनता है, जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो अकबर के द्वारा ही जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई थी जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को। जप्ती प्रणाली का प्रचलन किसके शासनकाल में था? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, जिसको आपको याद रखना है। जप्ती प्रणाली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो जप्ती प्रणाली का प्रचलन किया गया अकबर के द्वारा, अकबर के शासनकाल में। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो नाम था दसवंत, बसावन और अब्दुस समद। ठीक है, जिसमें से सबसे ज़्यादा प्रचलित, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध अब्दुस समद थे। यानी कि कह सकते हैं कि अकबर के दरबार में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? अब्दुस समद। अकबर के दरबार में एक संगीतकार रहते थे जिनका नाम था तानसेन। क्या नाम था? तानसेन था, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे अकबर के दरबार में संगीत के रूप में। इसके बाद अकबर ने जो है बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो वो वर्ष कौन सा था जिस टाइम पर अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया? तो वो था 1576 ईस्वी। यानी 1576 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में बिहार और बंगाल को अकबर ने मिला लिया था। इसके बाद क्या हुआ कि ऐसा कौन सा मुगल बादशाह जिसके विरुद्ध
जौनपुर से एक फतवा जारी कर दिया गया। तो जौनपुर से फतवा जारी किया गया अकबर के विरुद्ध, कहाँ? मुगल बादशाह जौनपुर के द्वारा। यानी जौनपुर राज्य से अकबर के खिलाफ एक फतवा जारी कर दिया गया था। तो क्वेश्चन कैसे बनता है कि किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया? तो वो था अकबर। एक पुस्तक है अकबरनामा। अकबरनामा की जो रचना है वो किसके द्वारा की गई? तो अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा जो ग्रंथ है, जो पुस्तक है, उसकी रचना की गई थी, जिसमें अकबर के बारे में संपूर्ण जानकारी जो है मिलती है। एक क्वेश्चन और है, जो बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया? यानी कि जो बुलंद दरवाज़ा है फतेहपुर सीकरी में, वो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो वो बनवाया गया था अकबर के द्वारा। और किस लिए बनवाया गया? जब गुजरात पर अकबर ने विजय प्राप्त की तो उसके उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में एक दरवाज़ा जिसका नाम बुलंद दरवाज़ा है, उसको वहाँ पर बनवाया गया था। अकबर के दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित कौन था? तो अकबर के दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित का नाम अबुल फजल है। और अबुल फजल ही वो व्यक्ति है जिसने अकबरनामा पुस्तक की रचना की थी। इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद आपको याद रखना है कि अकबर द्वारा जो राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी बनाई गई थी, उसको फिर से उसने बदल करके कहाँ पर कर दिया? लाहौर कर दिया था। तो अकबर द्वारा राजधानी फतेहपुर सीकरी से बदल कर कहाँ पर कर दी गई? लाहौर कर दी गई। तो ये किस वर्ष की थी? ये की थी 1585 ईस्वी में। और आपको हम याद दिला दें कि अकबर ने पहली राजधानी जो है कहाँ से कहाँ पर बदल करके की थी? तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में करने के बाद आगरा से बदलकर राजधानी फतेहपुर सीकरी कर दी थी। किसने? अकबर ने। और फिर से जब उन्होंने फतेहपुर सीकरी से राजधानी को बदला 1585 में, तो कहाँ पर किया? वो किया था उन्होंने लाहौर में। इसके बाद अकबर का अंतिम अभियान, यानी कि अकबर का अंतिम युद्ध क्या रहा? तो अंतिम युद्ध जो है वो आसीरगढ़ के किले का युद्ध था। यानी कि इसने अंतिम युद्ध आसीरगढ़ के किले को जीत करके किया। तो अकबर का अंतिम अभियान आसीरगढ़ का किला, और कब? 1601 में। और ये आसीरगढ़ के किले को जीत गया था। उसके बाद अकबर ने एक उपाधि प्रदान की थी, तो सीरी कलम। क्या नाम था? सीरी कलम। तो क्वेश्चन आता है कि सीरी कलम उपाधि किसकी है? तो सीरी कलम उपाधि है अब्दुस समद की। और अब्दुस समद कौन थे? हमने बताया था कि अब्दुस समद थे अकबर के दरबार में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध चित्रकार। और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस समद, उन्हीं की उपाधि है सीरी कलम, और ये प्रदान की गई थी अकबर के द्वारा। बीरबल का जिक्र जब आता है तो बीरबल ही ऐसे व्यक्ति थे जिसने दीन इलाही धर्म को पहला ऐसा हिंदू व्यक्ति था जिसने अपनाया था। कौन? बीरबल। तो बीरबल का बचपन का नाम था महेश दास। क्या नाम था? महेश दास। ये क्वेश्चन आ जाता है। तो याद रखिएगा कि दीन इलाही धर्म किसके द्वारा स्थापित किया गया? वो स्थापित किया गया था अकबर के द्वारा। और दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? बीरबल था। इसको आपको हमेशा याद रखना है। इसके बाद गुजरी महल कहाँ पर है? गुजरी महल है ग्वालियर में। और ग्वालियर में जो गुजरी महल है उसको बनवाने वाला कौन? मानसिंह। ठीक है, उसको बनवाने वाला कौन है? मानसिंह। याद रखिएगा, मानसिंह जो है वो कौन था? अकबर का एक सेनापति। हमने अभी उसका जिक्र किया था कि मानसिंह कौन है? अकबर का एक सेनापति था। और अकबर का जो सेनापति था उसी ने एक महल बनवाया। कहाँ पर? ग्वालियर में। और जिसका नाम था गुजरी महल। इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो रॉल्फ फिंच। रॉल्फ फिंच जो है एक ऐसा व्यक्ति जो कि अकबर के दरबार में सबसे पहले आया था, जो कि एक अंग्रेज था। इसके बाद अकबर ने एक उपाधि प्रदान की थी जिसका नाम था जरी कलम।
क्या नाम था? जरी कलम। और जरी कलम की उपाधि किसकी है? मोहम्मद हुसैन की। मोहम्मद हुसैन की उपाधि जरी कलम, और जरी कलम जो है किसने प्रदान की? अकबर ने प्रदान की थी। अब देखिएगा, अकबर के द्वारा जो निर्माण किए गए हैं वो क्या क्या हैं। आगरा में जो लाल किला है वो किसके द्वारा बनवाया गया? अकबर के द्वारा। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया? अकबर के द्वारा। फतेहपुर सीकरी में क्या क्या है? एक तो शाही महल जो कि किसके द्वारा है? अकबर के द्वारा। दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई महल, इबादत खाना, ये सब किसने बनवाए? अकबर ने ही बनवाए थे। और इलाहाबाद का जो किला है वो भी अकबर ने बनवाया, और लाहौर का किला भी अकबर के द्वारा ही निर्माण किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है मोस्ट इम्पोर्टेंट कि अकबर का दरबारी कवि कौन थे? अकबर के दरबारी कवि थे फैजी, और फैजी जो हैं वो थे अबुल फजल का बड़ा भाई। यानी कि अबुल फजल का बड़ा भाई कौन? फैजी। और फैजी कौन? अकबर का दरबार का एक महत्वपूर्ण कवि। और अकबरनामा पुस्तक अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी, जिसमें अकबर के संपूर्ण जीवन का जो है संग्रह है। इसके बाद दरबार में 9 रत्न रहते थे अकबर के, यानी कि जो अकबर के दरबार को सुशोभित करते थे। तो वे 9 व्यक्ति कौन थे? पहला बीरबल, दूसरा अबुल फजल, तीसरा टोडरमल, चौथे व्यक्ति भगवान दास, पांचवें व्यक्ति तानसेन, छठे व्यक्ति मान सिंह, सातवें व्यक्ति अब्दुल रहीम खान खाना, आठवें व्यक्ति मुल्ला दो प्याजा, और 9वें व्यक्ति हकीम हुकाम। ये 9 व्यक्ति थे जो अकबर के दरबार में हमेशा रहते थे और अकबर के दरबार को सुशोभित करते थे। तो ये 9 व्यक्ति आपको याद रखने हैं। इसके बाद अकबर के दरबारी संगीतकार कौन थे? तो अकबर के दरबारी संगीतकार थे तानसेन। जब ये संगीतकार थे तो इनकी कुछ कृतियाँ भी थी, जिनकी प्रमुख कृतियाँ हैं मियाँ की टाडी। क्या नाम है? मियाँ की टाडी, मियाँ का मल्हार और मियाँ का सारंग। ये 3 इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं जो काफ़ी ज़्यादा जो है पेपर में पूछी जाती हैं। तो मियाँ की टाडी ये किसकी कृति है? तानसेन की। मियाँ का मल्हार किसकी कृति? तानसेन की। मियाँ का सारंग तानसेन की कृति है। अकबर द्वारा दी गई तानसेन को कौन सी उपाधि थी? तो अकबर के द्वारा दी गई तानसेन की उपाधि कंठाभरण वाणी मिलास। कंठाभरण वाणी मिलास जो है वो किसकी उपाधि है? तानसेन की। और तानसेन कौन थे? अकबर के दरबारी संगीतकार थे। इनको आपको याद रखना है। इसके बाद एक विभाग की स्थापना अकबर के द्वारा की गई जिसका नाम था अनुवाद विभाग। क्या नाम था? अनुवाद विभाग। और अनुवाद विभाग में क्या काम होता था? जो बड़े बड़े ग्रंथ होते थे उनका अनुवाद दूसरी भाषा में किया जाता था। जैसे रामायण और महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, वो किसके शासनकाल में हुआ? वो अकबर के शासनकाल में हुआ था। और ये जो रामायण और महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया था वो किन्होंने किया था? नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी और शेख सुल्तान। इन्होंने रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। और जब महाभारत का फारसी में अनुवाद हो गया, उस फारसी अनुवाद किए गए महाभारत का नाम क्या रखा? इन्होंने नाम रखा रज्मनामा। क्या नाम रखा था? रज्मनामा। और रज्मनामा की जो है नाम क्या है, उसका मतलब क्या है? युद्धों की पुस्तक, यानी कि उसमें युद्ध का वर्णन है। तो युद्धों की पुस्तक जो है रज्मनामा, जो कि महाभारत ही है, जो कि फारसी भाषा में अनुवाद की गई थी। मुगलों की राजभाषा कौन सी थी? फारसी। इसीलिए मुगल साम्राज्य में फारसी भाषा में ही अनुवाद किया जाने लगा। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो याद रखिए, जो अकबर का शासनकाल रहा उसी शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया। इसमें आपको हमेशा ये याद रखना होगा।
ठीक है। तो अकबर जो थे अपने शासनकाल में हिंदी साहित्य को स्वर्ण काल के रूप में देखा करते थे। बीरबल की उपाधि कौन कौन सी थी? तो बीरबल की उपाधि प्रदान की थी अकबर ने। तो क्या कहा था? उनको कहा था कवि प्रिय। क्या कहा था? कवि प्रिय। तो याद रखिएगा, कवि प्रिय किसकी उपाधि? बीरबल की। किसने प्रदान की थी? अकबर ने। अकबर ने एक उपाधि और प्रदान की थी जिसका नाम था महापात्र, और महापात्र की उपाधि किसकी थी? नरहरि की। तो ये दो उपाधियां हैं जो कि महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि कवि प्रिय किसकी उपाधि? बीरबल की, और महापात्र किसकी उपाधि थी? नरहरि की उपाधि। दोनों ही उपाधि अकबर ने जो है प्रदान की थी। अकबर की मृत्यु की बात करें तो 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु कहाँ पर हुई थी? आगरा में। तो ये था पूरा इतिहास अकबर के बारे में और शेरशाह सूरी के बारे में। इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन आपका पेपर में नहीं आएगा, और यहीं से सारे क्वेश्चन आपकी एक एक करके मिल जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जहांगीर की। लेकिन जहांगीर कौन? अकबर का ही उत्तराधिकारी जिसका नाम था सलीम, उसी को बाद में क्या कहा गया? जहांगीर कहा गया। जो जहांगीर उपाधि मिली वो किसको मिली थी? यानी कि सलीम को ही मिली थी, और सलीम ही अकबर का पुत्र था। और इनकी उपाधि नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी जब ये गद्दी पर बैठा था। तो यहीं से इनका नाम क्या पड़ा? जहांगीर। और इनका जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था। गद्दी पर कब बैठे? 1605 ईस्वी में। तो यहीं से हम जो है इनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जहांगीर के बारे में, और आने वाले नेक्स्ट जो है शासक हैं औरंगजेब, और इसके एक शासक और हैं जो हमने बात की थी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे संपूर्ण इतिहास और संपूर्ण क्वेश्चंस के एक एक पॉइंट को देख करके हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।